बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, जो बड़ी खबर है वो ये है कि जो रूस है उसने यूक्रेन की उन फैक्ट्रीज के ऊपर या उन जगहों के ऊपर हमला किया है जहां से उनकी मदद आ रही थी। एक तो जिस तरह उन्होंने कहा कि एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया, जहाज तबाह कर दिए, एयरफोर्स को तबाह कर दिया। अब जरूरी यह है कि वो फैक्ट्रीज जो असलहा बनाती हैं, जो जहाज बनाती हैं, जहां से इनको सपोर्ट मिल रही है, अगर उस सपोर्ट को काट दिया जाए तो इसका मतलब ये होगा कि यूक्रेन के पास कोई इख्तियार नहीं देगा। तो आज रूस ने अमली तौर पर यह काम किया है और उसके बाद मजीद उन्होंने आज बताया है कि डोनेसिक के अंदर जो कुछ किया गया है, यूक्रेन ने जो हमला किया है, क्लस्टर बमों का इन्होंने इल्जाम लगाया, उनके उसके बदले के अंदर भी हम कुछ ऐसी ही कार्रवाइयां करने जा रहे हैं, वो भी आपको बताएंगे। और फिर प्यूटन ने ये कहा है कि यूरोप ने हमें मजबूर कर दिया है और मैंने आपको आज दिन में बता दिया था कि जनाब जंग की स्पीड बढ़ाने की बातें हैं, पेस बढ़ाने की बातें जो हैं वो हो रही हैं। तो आज उन्होंने बड़े शहरों के ऊपर कब्जा करने की बात की और अपनी फौज को हुक्म दिया कि अब हर चीज को भूल के जो बड़े शहर हैं उनको काबू किया जाए। और उसके बाद जो है नेटो को अपनी जान की पड़ गई है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इजलास जो है वो बुला लिया गया है। और इस इजलास को लेके अब जनाब क्या फैसले होने हैं, टर्की वाले इसके बारे में क्या कह रहे हैं और नेटो क्या फैसला करने जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट खबर हमारे पास है। एक और खबर आपको बताएं तो आज फिर, चूंकि इसराइल का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है इस सारी सूरत हाल के दौरान, मुज़ाकरात आज भी हुए, मुज़ाकरात कल भी होंगे, तो उन मुज़ाकरात को लेकर जो इसराइल के वजीर आज़म हैं उन्होंने आज प्यूटन से राब्ता किया है और इस सिलसिले में क्रेमलिन ने एक बाकायदा बयान भी जारी कर दिया। मैं आपको एक और खबर दूंगा। वो खबर ये है कि आपने देखा कि जब तनाज़ा किसी जगह पर बढ़ता है तो वहाँ पे पीस कीपिंग मिशन यूएन का भेजा जाता है, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक की अफवाज हैं, पाकिस्तान की फौज भी होती है, बांग्लादेश, इंडिया भी होते हैं। तो एक पीस कीपिंग मिशन ताकि लड़ाई जो है उसको, तो अब यूक्रेन को लेकर वो बातें हो रही हैं, रूस ने उसके ऊपर शटअप कॉल दी है। ये डिटेल्स आपके सामने रखूंगा, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बर वक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच रहे। जनाब, मैं आपको जो सबसे टॉप स्टोरी के तौर पर बताना ये चाहता हूं कि इन्होंने कीव के इलाके के अंदर, उसके वेस्टर्न पार्ट जो शहर का है, वहां पर आज हमला किया। उस हमले के अंदर कुछ हलाकतें भी हुई हैं, लेकिन हलाकतों से बढ़ के जो इंपॉर्टेंट खबर है वो ये है, जरा आप हेडलाइन देखिए फिर अगली बात बताता हूं मैं आपको। 2 किल्ड इन अटैक ऑन एंटोनोफ एयरक्राफ्ट फैक्ट्री। ये एक जहाज बनाने वाली फैक्ट्री थी जहां पे हमला किया गया है, 2 लोगों की जान गई है, फैक्ट्री को तबाह कर दिया गया है और वहां पे शोले और धमाके सारा कुछ जो एनी शाहिदीन है उन्होंने बताया। लेकिन जो यूक्रेनी हुकूमत है उसने ये बताया है कि जनाब ये एक कार्गो जो जहाज होते हैं या जो पैसेंजर एयरक्राफ्ट है उसकी बनाने वाली फैक्ट्री थी, ये यूक्रेन का बताना है। रशिया कह रहा है ये बात नहीं है, वहां पे जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट है वो तैयार हो रहा था, क्योंकि शायद पहले ये कार्गो हो भी तो अभी जंग के दौरान उसको मिलिट्री पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, इसलिए उसको तबाह करना या उसको रोकना बहुत जरूरी था, तो हमने उसको अटैक किया। उसके अलावा डोनेसिक के अंदर कार्रवाई हुई है, ये वो इलाका है जो इस वक्त रूस कंट्रोल कर रहा है और वो जिसको खुद मुख्तार इलाके आप कह सकते हैं या जो यूक्रेन से पहले से अलग होना चाहते हैं। उसके जवाब में आज जो रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने बाकायदा ये बयान जारी किया है। एक तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कीव के अंदर, दारुल हुकूमत के अंदर इस फैक्ट्री को, एयरक्राफ्ट फैक्ट्री को तबाह कर दिया गया। अब इसके साथ ही रशिया ने कहा है कि इनकी जितनी आर्म्स फैक्ट्री हैं जहां से ये वेपन्स तैयार कर रहे हैं, राइफल्स तैयार हो रही हैं, दीगर असलिया तैयार हो रहा है, हमारा टारगेट ही अब वो फैक्ट्रीज हैं, हम उन फैक्ट्रीज के ऊपर हमला करके उनको तबाह करने जा रहे हैं। जिससे समझ ही आ रही है कि सिंपल सी एक बात है, हर वो जगह जहां से उनको मदद मिलती हो, जहां से उनको कुछ सपोर्ट मिलती हो, उसको वो मुकम्मल तौर पे तबाह करने का इरादा रखते हैं। सिर्फ तबाह करने का इरादा नहीं रखते। अब तक अगर आपको स्ट्रेटेजी नजर आई हो तो जो इंपॉर्टेंट शहर हैं, ओडिशा हो गया, खार्किव हो गया, खैरसॉन हो गया, इन शहरों के ऊपर कहीं की कब्जा है, कहीं पे घेराव किया हुआ है, मारियोपोल हो गया, लेकिन बड़े शहर की तरफ अभी फौज जाती है, हमला करती है, बमबारी करती है, कब्जे की तरफ नहीं जाते। लेकिन आज पहली बार प्यूटन ने कहा है कि हम बड़े शहरों की तरफ जा रहे हैं। अब उसका इल्जाम भी वो यूरोप के ऊपर लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं जी जो हम तो सिर्फ ये ख्याल कर रहे थे क्योंकि वो एक पॉपुलेशन वाला इलाका है, आबादी बहुत ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा सा चीज़ों का ख्याल कर रहे हैं, लेकिन यूरोप वालों ने इस किस्म के बयान देके हमें मजबूर कर दिया है और अब हम उन शहरों की तरफ जा रहे हैं। और प्यूटन के मुताबिक उन शहरों के ऊपर फौज को कब्जे का हुक्म दे दिया गया है, लेकिन जाहिर बात है लड़ाई होगी, बमबारी होगी, गोलाबारी होगी, और वो कह रहे थे कि अगर जानी नुकसान हुआ
तो इस जानी नुकसान के जो जिम्मेदार है वो यूरोप होगा, नेटो होगा, हम नहीं होंगे। तो आने वाले चंद दिनों, चंद घंटों के अंदर जो है, जिस तरह मैंने आपको आज बताया था शहरों को लेके कि वहां पे कार्रवाइयां हो रही हैं, तो अब जितने कीव को लेके और दीगर शहरों को लेके आपको कार्रवाइयां होती नजर आएंगी, तो आपको ये याद रखना है कि पुतिन ने इस सिलसिले में खुद से अपनी फौज को हुक्म दिया है। लेकिन इस सारे हुक्म के बावजूद नेटो वालों की जान के ऊपर बनी हुई है। नेटो के इजलास पहले हो चुके हैं और उन इजलासों से कुछ निकला नहीं है, जिसकी बुनियाद के ऊपर यूक्रेन वाले बहुत मायूस भी हैं, परेशान भी हैं। वो कहता है जी अगले 15 साल भी हमें ये मेंबरशिप नहीं देंगे। लेकिन अब मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि आज जो टर्किश डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि नेटो टू होल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग ऑन यूक्रेन। एक गैर मामूली जो इजलास है यूक्रेन को लेके वो नेटो होल्ड करने जा रहा है, और ये इजलास जो है ब्रसल्स के अंदर जो नेटो का दारुल हुकूमत है बुध के रोज होगा। और अब इस सिलसिले में बुध का रोज बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक नेटो का इजलास होगा, दूसरा जो यूएस कांग्रेस है उसके साथ ज़ेलेंस्की खिताब करेंगे, वो तो वर्चुअल होगा, लेकिन ये इन पर्सन होगा। और बताया ये गया है कि जो नेटो ममालिक हैं, जो 30 ममालिक का इत्तेहाद है, उनके जो डिफेंस मिनिस्टर्स हैं वो मिलेंगे। और डिफेंस मिनिस्टर जाहिर बात है किस बात के ऊपर गौर करेंगे, नो फ्लाई जोन के ऊपर गौर करेंगे, यूक्रेन की जो डिमांड्स है उसके ऊपर बात करेंगे, खासकर वेपन्स को लेके, और तीसरे नंबर के ऊपर क्या उसको मेंबरशिप देनी है, वो अभी करीब करीब कोई नजर नहीं आ रहा। एक बात मैं आपको बताऊं, फिनलैंड के हवाले से खबर आई है कि मोर देन 60% जो पॉपुलेशन है, उसने एक सर्वे के अंदर बताया है कि अगर यूक्रेन का अंजाम देखें तो हमें फौरी तौर पे जो है वो नेटो को ज्वाइन करना चाहिए। तो ये सारी बातें वहां पे होंगी। अब इस चीज से हट के मैं आपको एक और डेवलपमेंट के मुतालिक आज की बताना चाहता हूं कि इस जंग को रोकने के लिए मुज़ाकरात ज़रूर हो रहे हैं रशिया और यूक्रेन के, और आज भी हुए। वो टेक्निकल पॉज आ गया जी सुबह तक के लिए। अब देखें कि वो मुज़ाकरात कब शुरू होते हैं। लेकिन इस दौरान एक मुल्क इसराइल सर तोड़ कोशिशें कर रहा है कि इनके ज़रिए कोई बातचीत हो जाए, कोई मसले का हल निकल आए, कोई सीज़ फायर हो जाए। आज भी यूक्रेनी हुकाम कह रहे थे कि हमने सीज़ फायर हमारी पहली ऑप्शन है, पहली तरजीह है। इस चीज़ को लेकर बताया गया है कि जो इसराइल के वज़ीर आज़म हैं, आज उन्होंने पुतिन से रब्ता किया है, और क्रेमलिन के मुताबिक ये रब्ता इसराइल की रिक्वेस्ट के ऊपर हुआ है। और दोनों ममालिक के जो सरबराहान हैं, पुतिन और नफ्ताली बेनेट जो है, उनके दरमियान आज भी गुफ्तगू हुई है। लेकिन उस गुफ्तगू से भी आउटकम कोई नहीं आया, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि शायद दबाव डाल रहा है इसराइल यूक्रेन के ऊपर कि आप उनकी बातें माने। उसके बाद खबरें आई थी कि क्या जो अमेरिकन ने और यूरोपीय यूनियन ने पाबंदियां लगाई हुई हैं, कि इसराइल उन पाबंदियों को मानेगा, जिसकी बुनियाद के ऊपर अब इसराइल ने कहा है कि उन पाबंदियों को हम ऑनर करेंगे, यानी हम पाबंदियों के साथ हैं। लेकिन दूसरे एंड के ऊपर वो कोशिशें कर रहे हैं ताकि कोई हल निकल आए। और आखिर में मैं जो आपको बताऊंगा, जिस तरह बहुत सारे ममालिक के अंदर जब तनाज़ा होता है तो वहां पे यूएन की फौज तैनात कर दी जाती है, लेकिन वो कमज़ोर मुल्क होते हैं, वो ऐसे मुल्क होते हैं जहां कमज़ोर मुल्कों के दरमियान तनाज़ा है। माली के अंदर हो गया, किसी और सोमालिया, उसके अलावा सूडान, मैं मिसालें दे रहा हूँ कि हो सकता है वहाँ पे किसी जगह ना हो, किसी जगह पे हो। लेकिन जब बड़े ममालिक की बात आती है, वहाँ पे यूएन की भी बस की बात नहीं होती है ना। कि आपने देखा कि यहाँ पे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने क्या कर लिया, कुछ भी नहीं किया, हत्ता कि वो तो करारदाद भी टेबल नहीं होने देते, वीटो कर देते। अब यहाँ पे खबर ये आई कि यूएन पीस कीपिंग मिशन जो है उसको तैनात कर दिया जाए यहाँ पे यूक्रेन के अंदर। लेकिन रशिया ये कैसे बर्दाश्त कर सकता है? वो नेटो की बुनियाद के ऊपर इतनी लड़ाई कर रहा है, तो क्या वो यूएन की फोर्स को यहाँ पे करे? तो खबर जरा सुन लीजिए। नो रीजन फॉर यूएन पीस कीपर टू बी सेंट टू यूक्रेन। वो कह रहे हैं जनाब, आपके ख्याल में ये जो आप दस्ते यूएन के भेजना चाहते हैं, अमन के दस्ते, अमन फौज के नाम के ऊपर, उसकी कोई वजह समझ नहीं आती, क्योंकि वहाँ पर अगर फौज होगी तो इसका मतलब ये होगा यूएन के दस्तों के ऊपर हमले कर रहे हैं। लेकिन दुनिया ये समझ रही है कि शायद वो सीज फायर करना चाहते हैं। उन्हें सीज फायर की अब जरूरत नहीं है, वो तो जंग जीतना चाहते हैं। वो पूरे यूक्रेन के ऊपर कब्जा करने जा रहे हैं, और इस सिलसिले में जो शहरों के हवाले से उन्होंने हुक्म दे दिया है, इसी वजह से ये जो नेटो की मीटिंग है और सारा कुछ होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब वो थोड़ा सा इसके पेस को बढ़ाने जा रहे हैं। अब तक की अपडेट्स थी। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी इस बातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।